नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बन रही कांग्रेस की रणनीति की। दरअसल 2018 में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत न होते हुए भी सहयोगियों के समर्थन से सरकार तो बना ली, लेकिन कांग्रेस सत्ता पर पूरे 5 साल काबिज नहीं रह पाई। अपनी पार्टी की अंतर्कलह के कारण कांग्रेस को 15 महीने में विपक्ष में आकर बैठना पड़ा। इस बार सभी खामियों को दूर कर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसी दिशा में अब पार्टी ने तय किया है कि इस बार लगातार हार की हैट्रिक लगा चुके पार्टी नेताओं को प्रत्याशी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने में अभी देरी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश भाजपा तो प्रत्याशियों की पहली सूची जारी भी कर चुकी है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी करने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है। कांग्रेस इस बार एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने 60 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं, जिसके बाद सितंबर में कांग्रेस भी प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। दरअसल भाजपा की तरह कांग्रेस ने भी हारी हुई सीटों पर प्रत्याशी तय कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि 2018 में पार्टी को जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, वहां प्रत्याशी तय हो चुके हैं। पार्टी 60 सीटों पर सर्वे के बाद तैयार नजर आ रही है। इनमें वह सीटें भी शामिल है जिन पर लंबे समय से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पार्टी जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। आइए आपको बताते हैं कौन से वो नाम हैं जिन पर सर्वे के बाद सहमति बनी है। विजयपुर विधानसभा सीट से रामनिवास रावत, इंदौर 3 विधानसभा सीट से दीपक जोशी पिंटू, इंदौर 5 विधानसभा सीट से सत्यनारायण पटेल, खातेगांव विधानसभा सीट से दीपक जोशी, बुरहानपुर विधानसभा सीट से सुरेंद्र सिंह शेरा, नरेला विधानसभा सीट से मनोज शुक्ला, नरसिंहगढ़ विधानसभा सीट से गिरीश भंडारी, सिवनी मालवा विधानसभा सीट से ओम रघुवंशी, शिवपुरी विधानसभा सीट से वीरेंद्र रघुवंशी, मुंगावली विधानसभा सीट से यादवेंद्र सिंह, ब्यावरा विधानसभा सीट से पुरुषोत्तम दांगी। बता दें कि कांग्रेस इस बार सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरण की बात कर रही है। दिग्विजय सिंह भी लगातार कह चुके हैं कि कमलनाथ के सर्वे में जो प्रत्याशी पास होगा टिकट उसे ही दिया जाएगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट काट भी सकती है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 60 सीटों पर प्रत्याशी तय किए गए हैं। संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है जब पार्टी का झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता की राय ली जा रही है। आखिर कांग्रेस में कोई क्राइटेरिया तय किया है या नहीं, किसी और आधार पर उम्मीदवारी तय होगी, इस पर उन्होंने साफ कहा कि पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार को ही चुनाव मैदान में उतारेगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की ओर से सबसे पहले उन सीटों के लिए उम्मीदवार तय किए जाने हैं जहां वर्ष 2018 के चुनाव में पार्टी हारी थी और जिन विधायकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। फिर उपचुनाव में कांग्रेस वहां पर हार गई थी। बीते चुनाव में कुछ सीटों की कमी की वजह से पूर्ण बहुमत पाने से वंचित रह गई कांग्रेस इस बार सभी खामियों को दूर कर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इस दिशा में कांग्रेस ने तय किया है कि लगातार हार की हैट्रिक लगा चुके पार्टी नेताओं को प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने लगातार हार का सामना कर रहे दावेदार नेताओं को साफ कर दिया है कि उन्हें पार्टी इस बार टिकट नहीं देगी। इसके इतर कमलनाथ ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी प्रचार के लिए अधिकाधिक समय देने के लिए टिकट के लगभग 100 दावेदारों को चुनावी तैयारी करने के लिए मैदानी स्तर पर मोर्चा संभालने के संकेत दिए हैं। इसमें कई मौजूदा विधायक और पूर्व प्रत्याशी भी शामिल है। इनमें वे सीटें अधिक है जहां पर पार्टी प्रत्याशियों को बीते चुनाव में मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही पार्टी ने करीब 1.5 दर्जन मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटने की तैयारी की। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक महेश दीक्षित जी और सूरज पाठक हमारे एडिटर। आप दोनों का स्वागत है देश न्यूज में। सबसे पहले मैं महेश दीक्षित जी आपके पास आना चाहूंगी
जैसा कि कांग्रेस इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है, तो पार्टी के जो सूची जारी हुई है, इस सूची को लेकर कांग्रेस जल्दबाजी नहीं कर रही है, बिल्कुल सोच विचार कर फूक फूक कर कदम रख रही है। इस पर आपके क्या विचार हैं? निश्चित रूप से जिस तरह के रुझान पूरे प्रदेश से कांग्रेस को मिल रहे हैं तो कांग्रेस उत्साहित है जी, लेकिन कांग्रेस के कई अंतर्विरोधों की वजह से जी, सूची तय नहीं कर पा रही है, ये बात सामने नहीं आ रही है अभी जी, लेकिन अंतर्विरोध बेहद है कांग्रेस के अंदर, जी, क्योंकि करीब 150 सीटों पर जी, कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेताओं ने, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, जी, पार्षद रह चुके हैं कई कई बार के, उन्होंने एक कई जगहों से सूची बनाकर कमलनाथ जी को और कांग्रेस के हाईकमान को सौंपी है। वो ये आपत्ति दर्ज करते हुए कि यदि किसी भी आयातीत नेता को, मतलब दूसरी पार्टी से आए हुए नेता को, जी, या ऊपर से किसी नेता के समर्थक को जी, टिकट देकर मैदान में उतारा गया तो हम सब काम नहीं करेंगे। ये अंतर्विरोध कांग्रेस के अंदर बहुत तेजी से चल रहा है। जी, वो बाकायदा उन्होंने लिख कर दिया है, 10-10 लोगों की, 15-15, 20-20 लोगों की एक सूची बनाकर दी है कि हम ये अशोकनगर से, गुना से, तमाम जगहों से, नरसिंहपुर से, गाड़रवाड़ा से, मतलब ऐसी कई जगहों से उन्होंने लिख कर दिया, 15-15 लोगों की सूची बनाकर सामूहिक रूप से दस्तखत करके कि इन 15 लोगों की सूची में से किसी एक व्यक्ति को यदि आप टिकट देंगे तो हम उसके लिए जी जान से काम करेंगे, लेकिन थोपे गए नेता या आयातित नेता को, दूसरी पार्टी से नेता को जिसे तत्काल यदि टिकट दिया तो हम कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे। ये अंतर्विरोध कांग्रेस के अंदर है। ये और इसी वजह से इनकी ये कहा जा रहा है, ये फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस ने तैयारी कर ली है, हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। सर्वे के आधार पर टिकट यदि दिया जा रहा है तो उन लोगों को, क्या कमलनाथ जी ने ऐसा क्यों कह दिया कि आप तैयारी करो? जी, अधिकृत तो नहीं है वो प्रत्याशी, इसका मतलब कमलनाथ जी ने क्या अधिकृत प्रत्याशियों को घोषित कर अंदरूनी तौर पर कह दिया है? हाईकमान के द्वारा उन्होंने उसका निर्देश पा लिया है कि हम ये सूची, हम इन लोगों से कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, यही टिकट जारी करना है हमको। जहां तक हारी हुई सीटों की बात है तो वो हारी हुई सीटें वो हैं जिनमें मुझे लगता है कि कांग्रेस यदि गंभीरता से मेहनत करे तो 100-100, 200-200, 500-500, 1000-1000, 4-4000 वोटों से कई जगह कांग्रेस प्रत्याशी हारे हैं और मुझे लगता है कि भाजपा बहुत अच्छी जीत दर्ज कर सकती है। भाजपा अगर 60 में से अगर 20 सीटें, 30 सीटें भी जीतती है तो पिछली बार 114 सीटें जीती थी भाजपा, कांग्रेस, और अगर 20 सीटें भी जीतती है तो मुझे लगता है 135-140 सीट पर जा सकती है। बीच में जो 22 लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे वो बेसिकली कांग्रेस के ही लोग थे। जी, बिल्कुल। तो वो सीटें भी कांग्रेस की थी और आज भी वो कांग्रेस की सीटें हैं। अगर उस पर पार्टी गंभीरता से काम करती है तो मुझे लगता है इस समय कांग्रेस जो मेहनत कर रही है उसमें कांग्रेस को इन अंतर्विरोधों से का सामना करते हुए अच्छे कैंडिडेट सब जगह उतारना पड़ेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार बना सकती है। जी, सूरज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि दीक्षित जी ने कहा कि आयातित नेता, तो आयातित नेता का तो पार्टी के अंदर ही विरोध हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही धर्मेश्वर, जैसा कि दीक्षित जी ने कहा, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विरोध हो रहा है। आज किसी एक विधानसभा क्षेत्र से किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को, वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक या कार्यकर्ता को टिकट ना मिलने की उम्मीद है या नहीं मिला है तो स्वाभाविक बात है कि उसने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसी स्थिति में उस विधानसभा क्षेत्र से वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पिछले 5 साल से दावेदारी की उम्मीद कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर कांग्रेस की बात कह रहे हैं, उनके ऊपर वह प्रत्याशी थोप दिया जाएगा जो आयातित है या फिर जिसे हम ये भी कहते हैं कि पैराशूट लैंडिंग हुई है। तो स्वाभाविक बात है कि वो कार्यकर्ता की नाराजगी, जैसे कि दीक्षित जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी रहेगी और उन्होंने अपने बता दिए हैं कि ये 15 लोग होना चाहिए या ये 15 लोग नहीं होना चाहिए। कई जगह जो वर्तमान विधायक उनका भी विरोध हो रहा है कि इनको हटाकर किसी दूसरे को दिया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से विधायक है तो कार्यकर्ताओं की उसने नहीं सुनी है। कार्यकर्ताओं जब अपनी मांग लेकर के, अपनी बात लेकर के गए तो उन्हें उपेक्षित सा महसूस किया गया है। तो स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस में जो
जैसा कि आपने भी कहा कि कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही जी, है। बिल्कुल। स्वाभाविक बात है कि जैसा कि देखा जा रहा है कि 2018 में सरकार तो बनी, लेकिन जो भी कालातीत कारण रहे हैं, जो भी स्थितियां रही हैं, उन स्थितियों के चलते कांग्रेस सरकार में नहीं रह पाई और विपक्ष में आकर के बैठना पड़ा। ऐसी स्थिति में कि वर्तमान में कांग्रेस इसलिए ज्यादा एहतियात बरत रही है क्योंकि यदि एहतियात नहीं बरती, जैसा कि कांग्रेस से पहले होता रहा है कि जो नेता होते थे, दिग्गज नेता होते थे, वो अपने अपने चहेतों के 10-15 नाम दे दिया करते थे और उनमें से प्रत्याशी चयन हो जाया करता था। इस बार तो प्रत्याशी सीधे आगे से ही तय हो रहे हैं। हाँ, जैसा कि सर्वे रिपोर्ट आई है, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बात कही है। हालांकि जैसा कि दीक्षित जी ने कहा कि कमलनाथ जी ने कुछ लोगों को बोल दिया है कि आप चुनाव की तैयारी करो। लगभग ऐसे 94 नाम बताए जा रहे हैं कि उन वर्तमान विधायकों को कह दिया गया है कि आप तैयारी करो और उनकी तैयारी को लेकर के हालांकि सूची तय नहीं है। और जिस सूची की आप बात करें कि ये सूची में जो 60 नाम तय कर दिए गए हैं, हालांकि सियासी हलकों में ये भी चर्चा है कि कांग्रेस की पहली सूची में लगभग 90 नाम हो सकते हैं और 90 से 110 नाम के बीच की पहली सूची जारी होगी। लेकिन वो कब जारी होगी, क्योंकि जैसा कि कमलनाथ ने कहा था, चुनाव से बहुत पहले कहा था कि हम सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे ताकि प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में जाने का मौका मिले और चुनाव प्रचार करने का पर्याप्त समय मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें बाजी मार ली। भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपनी सूची जारी कर दी है। बिल्कुल। इसको देखते हुए कांग्रेस में जल्दबाजी कतई नहीं है। हाँ, कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है, अभी सीट जारी करने की जल्दबाजी नहीं है, हड़बड़ाहट में नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल एहतियात बरत रही है और उन प्रत्याशियों को, जिताऊ प्रत्याशी का जो एक खाका तैयार किया गया है कि कहीं कहीं हमने ये भी देखा है कि जब 4000 नामों की जो सूची आई थी, दावेदारों ने नाम पेश किए थे, 4000 दावेदार थे 230 विधानसभा सीट के लिए। किसी एक विधानसभा सीट से 24 लोग दावेदार थे, किसी से 3 दावेदार थे, किसी 5, किसी 7 दावेदार थे। तो उन दावेदारों में से 3-3 नामों का पैनल बनाया जा रहा है और उन 3 नामों में से फाइनल किया जाएगा कि कौन कांग्रेस का चेहरा होगा, कौन कांग्रेस का प्रत्याशी होगा। इस आधार पर कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी में, और कांग्रेस हर कदम वो उठा रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि वो सत्ता में वापस आ सके। जी दीक्षित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार बीजेपी से कांग्रेस में धीरे धीरे प्रत्याशी आ रहे हैं, मतलब भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो क्या कांग्रेस इंतजार कर रही है कि सारे प्रत्याशी धीरे धीरे करके कांग्रेस में आ जाएं, फिर हम लिस्ट जारी करें? देखिए, जो लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं, बेसिकली उनका भाजपा में कोई वजूद नहीं बचा है, ना कोई उनको उम्मीद दिखती है। क्योंकि मुझे लगता है जब सरकार उनकी है, पार्टी उनकी है, सर्वशक्तिमान है वो, ऐसे में यदि कोई पार्टी छोड़कर आ रहा है, निश्चित रूप से उसकी स्थिति बहुत खराब और चिंताजनक है। ऐसे में कांग्रेस को बहुत सोच समझकर उनके बारे में निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि जब वो चूक चुके हुए लोग हैं, मतलब जिनका कोई उपयोग नहीं रहेगा, जिनका अपना कोई जनाधार नहीं रहेगा यहाँ, निश्चित रूप से वो लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। तो अब कांग्रेस उनका उपयोग कहाँ करती है, टिकट देती है, नहीं देती है, क्या करती है, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी जो कांग्रेस में आ रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए भी खतरा है, क्योंकि वो जिताऊ प्रत्याशी तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर जिताऊ प्रत्याशी वो होते तो वो भाजपा से कांग्रेस में आते ही नहीं। यस, यही मेरा कहना है जी, कि उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल। सूरज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मेरा सवाल आपसे है कि खातेगांव विधानसभा सीट से दीपक जोशी के नाम पर चर्चा चल रही है, तो क्या वहां के 30-40 हजार जो ब्राह्मण वोटर है, उनको साधने की कवायद हो रही है? देखिए, दीपक जोशी भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे। जब उन्हें लगा कि वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जैसा कि दीक्षित जी ने भी कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में उनके वजूद के, उनके अस्तित्व को खतरा आ गया, तो उन्होंने पार्टी बदली। ऐसा ही दीपक जोशी के साथ हुआ। दीपक जोशी के पिताजी मध्य प्रदेश में पहले मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो स्वाभाविक बात है कि यदि वो पार्टी छोड़कर आए हैं, और जब पार्टी छोड़कर वो आए थे, कांग्रेस की सदस्यता ली थी, तब उन्होंने कहा था कि मैं बुधनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा, शिवराज सिंह चौहान को टक्कर दूंगा। लेकिन अब बुधनी विधानसभा क्षेत्र पर नहीं जा रहे हैं वो। जैसा आपने खातेगांव का बताया, बागली से भी बात आई थी कि बागली में से भी दावेदारी हो सकती है, और खातेगांव में जैसा ब्राह्मण वोट साधने की, स्वाभाविक बात है कि इस चुनाव में, हालांकि हर चुनाव में होता है, लेकिन इस चुनाव में चाहे हम रेवड़ी की बात करें, दावेदारी की बात करें, या फिर जातिगत समीकरण की बात करें, दोनों ही मुख्य दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस बात का, सारे समीकरणों को ध्यान में रखकर प्रत्याशी चयन करेंगे। चाहे वह जातिगत समीकरण की बात करें, प्रत्याशी के जनाधार की बात करें, या विपक्षी दल के क्या समीकरण है, वहां विपक्षी दल का चेहरा कौन हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी वहां से किसको उतारने वाली है, इन सब समीकरणों को ध्यान में रखकर ही कांग्रेस प्रत्याशी चयन करेगी। जी धर्मिष्ठा जी, तो ये सूची तय जो हो रही है, जिसमें अभी कांग्रेस फूक फूक के कदम रख रही है, तो अगर इस प्रोसेस से काम चला तो कांग्रेस तो भाजपा से कई गुना पीछे रह जाएगी। नहीं, देखिए, यदि दमदार प्रत्याशी हुआ
भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी है। जी। कहा जा रहा है सियासी गलियारों में कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें 51 से 52 नामों की चर्चा की जा रही है कि 52 से 60 नाम हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बात है कि यदि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, यदि उससे ज्यादा दमदार चेहरा कांग्रेस उतार देती है, वो व्यक्ति उतार देती है जिसका जनाधार ज्यादा है, और चुनाव प्रचार, चुनाव कैंपेन कैसा होता है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि प्रत्याशी बहुत मजबूत है लेकिन यदि कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं दिया, पार्टी के अंतरकल है, मैं वो जूझ के रह गया, जनता के बीच नहीं पहुंच पाया, जो वर्तमान कार्यकर्ता हैं वही हराने के लिए खड़े हो, जैसे कि अभी बीजेपी की जो सूची आई है 39 लोगों की, उसमें से 16 सीटों पर विरोध का सामना करना पड़ा है, और कई जगह तो यह भी कह दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उन प्रत्याशियों को हराने का काम करेंगे। यदि ऐसा कांग्रेस के साथ हो गया तो कितना भी दमदार चेहरा क्यों ना हो, स्वाभाविक बात है कि हार का सामना करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दीक्षित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। शिवपुरी विधानसभा सीट से वीरेंद्र रघुवंशी का नाम सामने आ रहा है, तो वीरेंद्र रघुवंशी का जो नाम सामने आ रहा है, यशोधरा राजे के खिलाफ बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं होने के कारण ये नाम सामने लिया गया है क्या? देखिए, जहाँ तक यशोधरा और ज्योतिराज सिंधिया की बात है जी, उस क्षेत्र में गुना से लेकर ग्वालियर तक की, ग्वालियर चंबल संभाग की जितनी सीटें हैं उनमें अगर ज्योतिराज सिंधिया के ऑरा को क्रॉस करना है कांग्रेस को जी, तो उसके लिए बहुत बड़े नेता को उतारना पड़ेगा यशोधरा के सामने, क्योंकि उनका अपना इतना प्रभाव है कि वहाँ की जनता उन्हें भगवान मानती है जी। तो वीरेंद्र रघुवंशी हो या केपी यादव हो, जनरली एक हो सकता है कि किसी उसमें भाग्य से वो जीत गए हों, लेकिन उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि उसे क्रॉस करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा काम हो, बहुत बड़ी बात होगी। कांग्रेस, दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, इनका अपना इतना प्रभाव, खुद नरेंद्र सिंह को उनको साधना पड़ रहा है, सिंधिया को, आप समझिए, बीजेपी को में कांग्रेस, बीजेपी को, सिंधिया को साधना पड़ रहा है जगह जगह, क्योंकि उनका प्रभाव इतना है। इसलिए वीरेंद्र रघुवंशी उनके सामने कितना दिखा पाएंगे, कर पाएंगे, बहुत, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई प्रभाव पड़ेगा उस पर। मतलब कांग्रेस अगर इस सीट पर वीरेंद्र रघुवंशी के नाम पर खेलने की सोच रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ हार का सामना करना पड़ नहीं, दूसरे के अंतर विरोध ये भी होगा ना कि वहाँ लोकल जो कांग्रेस का आदमी है वो विरोध करेगा उसका, क्योंकि ये आयाती थे, बाहर से आया हुआ है अचानक, क्योंकि पहले से वहाँ बहुत सारे लोग टिकट के दावेदार हैं, इसका भी दिक्कत आएगी। जी। सूरज जी, आपके पास आना चाहूंगी। रामनिवास रावत जो विजयपुर विधानसभा सीट से हैं, उनको प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा सुनने में आ रही है, और रामनिवास रावत एक अच्छा खासा नाम है, इस पर आप विस्तृत जानकारी दीजिए। देखिए, रामनिवास रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जी, विधानसभा में एक समय वो विधायक दल के सचेतक भी रहे हैं जी। लेकिन इन सब के बीच में पिछले कुछ वर्षों से यदि हम देखें कि रामनिवास रावत की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली में परिवर्तन आया। जहां एक तरफ पहले वो आक्रामक हुआ करते थे, अब उनकी कार्यशैली थोड़ी सी परिवर्तित हो गई है। रामनिवास रावत जिस चीज के लिए जाने जाते थे, जिस चीज के लिए वो चेहरा हुआ करता था, बहुत क्योंकि उनको संविधान, यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के नियमों की, कायदे कानूनों की बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जनता के बीच जाने की बात है। जनता के, क्योंकि एक बात है प्रत्याशी अपनी जगह है, चुनाव कई तरह से होते हैं। धर्मेश, मैं बताना चाहूंगा कि चुनाव सबसे पहले स्थानीय स्तर पर चेहरे को लेकर होते हैं, फिर पार्टी को लेकर होते हैं, और फिर पार्टी का चेहरा कौन है इसको लेकर भी होते हैं। उस क्षेत्र में, जैसे कि 2018 के चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चेहरे को आगे रखा गया था कांग्रेस की ओर से, जहां महाकौशल में कमलनाथ का चेहरा सामने रखा गया, वहीं पर यदि हम ग्वालियर चंबल की बात करें तो वहां पर ज्योतिराज सिंधिया का चेहरा सामने रखा गया था। अब वो स्थिति नहीं है। अब क्या है, पूरे प्रदेश में कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़े जाने की बात कही जा रही है। तो सूरज जी, आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि कमलनाथ के चेहरे पे चुनाव लड़े जाने की बात, लेकिन कल जो स्क्रीनिंग कमेटी हुई थी, स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर यह हुआ था कि जब कार्यकर्ताओं को बात करनी थी तो कमलनाथ को दूसरे कमरे में बिठाया गया था 2 से 3 घंटे के लिए। तो क्या कमलनाथ से जो कार्यकर्ता हैं वो डरते हैं या उनके सामने खुलकर बोल नहीं पाते? नहीं, ये एक अलग विषय है, एक अलहदा विषय है, और इस विषय को लेकर के जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही थी तो जिलाध्यक्षों से या जिला प्रभारियों से जो लिफाफे में बंद नाम मांगे गए थे, इसको लेकर के कि कहीं ऐसा ना हो कि कमलनाथ, क्योंकि कमलनाथ सर्वमान्य चेहरा है कांग्रेस का, उनका कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन ये अलग है कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई, तो अलग अलग गुटों के नेता हो सकता है कोई बात कहना चाहते हो प्रदेश प्रभारियों के सामने, लेकिन कमलनाथ की उपस्थिति में ना कह पाए, इसलिए कमलनाथ जी को दूसरे कक्ष में बिठाया गया था 2.5 घंटे के लिए, और एक को बुलाया गया था, बंद लिफाफे में नाम मांगे गए थे, जिला प्रभारियों, जिलाध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा की गई थी। तो वो एक अलग विषय है। ऐसा नहीं कि कमलनाथ से डरते हैं, हो सकता है कि सम्मान के कारण या किसी और कारण से कि कुछ और बात कहनी हो और वो कमलनाथ की उपस्थिति में ना कह पाए, इसलिए उनको बिठाया गया था। तो जैसा कि मैं अपनी बात कह रहा था उसको पूरी करना चाहूंगा कि जो बात आई कि कमलनाथ
सार्वभौम चेहरा हो रहे हैं कि कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो अब ये स्थिति है कि ग्वालियर चंबल संभाग में कमलनाथ का चेहरा कितना मान्य है, महाकौशल में उनका चेहरा कितना मान्य है, मालवांचल में उनका चेहरा कितना मान्य है, बघेल खंड में बात करें, बिंद की बात करें, वहां उनका चेहरा कितना मान्य है। तो ये अलग अलग समीकरण बनेंगे इसमें। जी धर्मिष्ठा, तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। जैसा कि सूरज जी और दीक्षित जी ने बताया, तमाम जानकारियां दी सीटों के ऊपर। कांग्रेस इस बार सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरण की बात कर रही है। दिग्विजय सिंह भी लगातार कह चुके हैं कि कमलनाथ के सर्वे में जो प्रत्याशी पास होगा टिकट उसे ही दिया जाएगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट काट भी सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिन विधायकों के टिकट कटेंगे वो कांग्रेस के प्रति कितने वफादार रहते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।